अभी वो रूम में आकर अपनी ज्वेलरी और दुपट्टा उतार के शावर लेने के जाने का सोच ही रही थी, जब इसके मोबाइल रिंग हुआ। देखा तो आदिल की कॉल थी। हेलो, क्या बात है, इस वक्त कॉल क्यों की? रात के 2 बज रहे थे। हाँ नहीं, मैं गाँव में हूँ और इस वक्त हवेली के बाहर खड़ा हूँ, तुम जल्दी आओ। व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो? क्यों आए हो तुम? और मॉम कहाँ है? इसका तो सर चकरा गया था ये सुनकर ही। तुमसे मिलने आए हो। तुम ये शादी कैसे कर सकती हो जबकि हम दोनों की कमिटमेंट हो चुकी थी? तुम अभी बाहर आओ वरना मैं अंदर आ रहा हूँ। कुछ भी हो जाए मैं तुमको लेकर बगैर नहीं जाऊँगा। वो दूसरी तरफ चला रहा था। ऐसे ये तो बताया गया था कि कुछ दिन में हानिया वापस आने वाली है, मगर यहाँ तो इसकी पूरी शादी हो रही है। रुको तुम, मैं आ रही हूँ। इडियट, वो झिंझलाई थी। अब इसे सामने ही जाकर समझा सकती थी। अपनी वजह से वो किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। वो जानती थी कि आतिफ ने हमेशा इसके साथ एक मुखलिस दोस्त रहा है। अब मसला ये था कि यहाँ से बाहर निकले कैसे। टेरिस से देखा तो उसने बाहर मेन गेट पर सिर्फ एक गार्ड बाकी जाने कहा थे। वो जल्दी से नीचे आई, जानती थी मुलाजिम भी बैक साइड पे मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ होगी। सुनो, इसने देखा एक मुलाजमा किचन में थी जो शायद इसी की वजह से यहाँ होगी। इसने किचन में काम करते ही मुलाजमा बुलाया। जी बीबी जी कुछ चाहिए? हाँ, बाहर गेट पर गार्ड है जी, एक ही है बस, बाकी सब पंचली की तरफ है। ठीक है, सर दर्द की टेबलेट है, मंगवा दो अभी गार्ड से। इसे जल्दी से कहा। जी मगर शाहसाई नाराज़ होंगे। अभी कुछ देर बाद। मुलाजा फिक्रमंद हुई, इसे कैसे इसे अकेला छोड़कर चली जाए। शाविज तो इसे लापरवाही पर इसकी जान ले लेगा। मैं क्या कह रही हूँ, अभी मैं तकलीफ में और तुम अपने शाहसाई की पड़ी है। अभी मैं डैड को कॉल करती हूँ, तुम्हारी छुट्टी करेंगी। नहीं बीबी, भी माफ़ कर दे, मैं अभी मंगवाती हूँ। वो घबराए हुए से बोली, अगर किसी को इल्म हो गया बालकन तकलीफ में थी और उसने दवा नहीं मंगा कर दी तो उसका क्या हाल होगा? ठीक है, ये देकर आओ, मेरे लिए कॉफ़ी बनाओ, मैं रूम में जाने का कॉफ़ी टैबलेट के साथ दे जाना। मुलाज़िमा इससे पर्ची लेकर बाहर चली गई। हानिया पिलर के ओट में छुपकर मुलाज़िमा को जाता देखने लगी और जब वापस किचन में आई तो हानिया जल्दी से बाहर निकली। हवेली के लॉन से पहुँच पर गाड़ी के गेट तक कोई भी नहीं था। छुप-छुपाते बाहर निकली थी। हानिया जानती थी कि हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 आधा घंटा तो लग ही जाएगा। जब हवेली से कुछ दूरी सन्नाटे और अंधेरे में सादिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा नज़र आया। वो मायूं की ड्रेस में अपना बिना दुपट्टे की कयामत ढाते अपने सरापे से बेपरवाह सी अंधेरे में उसके करीब आई। वो नहीं जानती थी कि अगर किसी ने इसे ऐसे किसी गैर महरम के साथ अकेला देख लिया तो क्या कयामत आ जाएगी। शाह खानदान की जगह कितना तमाशा लग सकता था कि एक मायूं की दुल्हन जिसका बाप भाइयों से भी पर्दा करवाया जाता था, वो यूं आधी रात को घर से अकेली सुनसान जगह पर अपने कज़न से मिलने आई है। मगर इन सब बातों का इल्म हानि को नहीं था कि वो जिस ज़्यादा माहौल में पली बड़ी थी वहाँ ये सब आम होता था। और दुपट्टा तो इसने पहले कभी लिया नहीं था, इसे क्या कमी महसूस होती। तुम पागल हो क्या? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ किसने देख लिया तो जानते हो क्या हशर करेंगे? वो आती इस पे चिल्लाई थी, जाने मॉम ने इसे कहाँ फंसा दिया था। हानिया, तुम्हें मैंने कितना याद किया, तुम इस जहल गंवार से शादी करने वाली हो। कैसे? उसका हाथ पकड़कर बेताबी से बोला, फिर आखिर में चिल्लाया। इसके अंदाज में वल्हान मोहब्बत और दीवानगी झलक रही थी। आवाज़ हल्की रखो अपनी, अगर किसी ने सुन लिया तो मारे जाओगे। रहा ये सब मॉम ने कहा है मुझे। क्या मॉम से तुम्हारी बात नहीं हुई थी? मगर अब कुछ नहीं कैसे हो सकता। तुमसे शादी के लिए भी मैं मॉम के कहने पर राज़ी हुई थी, अब इस शादी पर भी इनकी मर्ज़ी है। तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें इस पागल शहवास ने ध्यान देख लिया तो गैरत और रवात के नाम पर तुम्हारा कत्ल कर देगा। वो उसे जान छुड़ाती जल्दी-जल्दी बोली कि मुलाज़िमा कहीं कॉफ़ी लेकर इसके कमरे में ना आ जाए। हानिया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम बस मेरे साथ चलो। अभी इसी वक़्त इसका हाथ पकड़े गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या कह रहे हो? समझ नहीं आता, छोड़ो मेरा हाथ। इसी वक़्त आंधी तूफ़ान की तरह फुल स्पीड में उनकी करीब गाड़ी आके रुकी थी। अगर वो दोनों साइड पर ना होते तो अब तक इस गाड़ी के नीचे कुचले जाते। शाविज़ रिलैक्स सा दूर अकेला सोफ़े पे बैठा था। एहसान शाह सोने जा चुके थे और असद भी अभी ज़रूरी कॉल से सुने बाहर गया था और उसके दोस्त सब लोग अभी तक हल्ला-गुल्ला करने में मसरूफ़ थे। जब ही शाविज़ के मोबाइल पर नोटिफ़िकेशन टून बजी जिसने मखसूस हानिया के मोबाइल की इन्फॉर्मेशन के लिए लगाई थी। इसे जल्दी से मोबाइल कान से लगाया और जो हानिया और आदिल की बात सुनता जा रहा था, इसकी आँखें लाल अंगारा होती जा रही थी। दिमाग की शरेयानें फट के करीब हुई थी। वो तूफ़ान बिना बाहर की तरफ बाहर निकला था। वो पागल होने लगा था। इस पर इस्लाम में जुनून से सवार होने लगा। बड़ी सराह से निकला था। बाहर से असद ने रोककर पूछना चाहा, लेकिन इसको बिना जवाब दिए बर्क रफ्तारी से पड़ोस में गाड़ी तक आया। कहाँ जा रहे हो? असद भागकर कार की विंडो तक आया। उसके अंदाज पे घबराया तशवीश अंदाज से पूछा। शाविज़ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और निहायत तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाकर वहाँ से निकलता चला गया। मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा लगाते असद दूसरी गाड़ी में बैठकर गार्ड को अपने पीछे आने की इजाज़त देने के बाद बोला। वो जानता था कोई बड़ी बात ही होगी जो इस तरह गया है। शाविज़ ने तूफ़ान बिना इनके करीब गाड़ी रोकी थी। इसके दिलो दिमाग में आंधियाँ सी चल रही थी। वो गाड़ी से उतर कैसे करीब आया था।
हानिया का हाथ आदिल के हाथ में देकर वो गुस्से से पागल होने लगा था। हानिया से अपने जानिब आता देखकर फटी फटी आंखों से देखी गई। जिस बात का डर था वही हुआ और इसका अंदाज देखकर वो खौफजदा हो गई थी। आंखों में वहशत, गुस्से की शिद्दत से लाल चेहरा, अंगारा आंखें, वो कोई और ही शावेज लम्हा लम्हा मौत के फरिश्ते की तरह इनकी तरफ बढ़ रहा था। शावेज गुस्से से पागल होता इन दोनों की जानिब लपका था और अंधाधुंध आदिल को मारने लगा। कुछ ही पलों में शावेज ने आदिल को लहूलुहान कर दिया था। हानिया मुसलसल चीख रही थी मगर वो होश में ही कब था। एक बार छुड़वाने के लिए मगर इसने हानिया को धक्का देकर दूर फेंका था। शावेज ने आदिल पे सीने पे पाँव रखा इसे जोर से कुचला था। तुमने मेरी बीवी को छूने की गुस्ताखी की है, शाह खानदान की इज्जत पर बुरी नजर डाली है तुमने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस दौरान असद अपनी गाड़ी को भगाता हुआ आया। सामने जो मंजर से देखा वो चकरा कर रह गया। शावेज पागलों की तरह किसी को पीट रहा था और हानिया खौफजदगी से रोकने की कोशिश कर रही थी। असद भागता हुआ उसके करीब गया, आगे बढ़कर खींचकर इसे आदिल से दूर करने लगा। गाड़ी भी पहुंच चुकी थी। तुम बीच में मत आओ, और वह असद पर धड़ा था। इसकी हाथ कोई भरे हुए शेर की सी थी। क्या पागलपन है शावेज, असद ने इन दोनों को बाजुओं में जकड़ते हुए चिल्ला कर कहा। तुम हटो, मैं इन दोनों को बताता हूँ भागने का क्या अंजाम होता है, फिर इसका क्या नतीजा निकलता है। वो बार बार असद से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। आदिल के पास गया, उसे उठाने लगी जो नीम जान सा था। इस वक्त शावेज ने एक झटके से खुद को छुड़वाया और अपनी गन पॉकेट से निकाले इन दोनों के तरफ लपका और हानिया को बाजू से पकड़ अपने सामने खड़ा करके इसने एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया था और गन आदिल पर थानी थी। हानिया को पड़ने वाला थप्पड़ इस कदर जोर का था कि इसके मुंह से खून निकल आया, होंठ फट गए थे। शावेज क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। ये गाँव में अंकल की इज्जत का सोचो। इसके हाथ से रिवॉल्वर छीनकर दूर फेंकी। भाभी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं सब देख लूंगा। इसका हाथ रोकते बेबस अंदाज में बोला। गार्ड भी आ चुके थे, अब खड़े अपने छोटी सा को देख रहे थे। बोलने या कुछ करने की तो इनमें हिम्मत नहीं थी। सो खामोश मुजस्मे की तरह दूसरी तरफ रुख किए खड़े थे हानिया की वजह से। दूसरे लम्हे शावेज ने तेजी से हानिया के बाजू पर मजबूत क्लिप जमाया, इसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसने दर पटका था। इस कदर ज़ोर से पटकने में हानि का सर डैशबोर्ड से टकराया था। इसे ले जाकर फार्म हाउस के तहखाने में डाल दो, मैं कल आकर इसको सबक सिखाऊंगा। इसने अपने गार्ड को हुक्म दिया और खुद झटके से ड्राइविंग सीट पर बैठा था। तेजी से वहाँ से गाड़ी निकाली थी और गार्ड असद के साथ आदिल को उठाकर लेकर जाने लगे। अब हानिया चीखती का बार बार शावेज को मना कर रही थी, इन्हें रोकने का कहती, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। स्पीड में गाड़ी चल दौड़ा रहा था। मना मना करो जल्लाद इन्हें, वरना मैं इसकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल न पाकर चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। जब फुर्ती से इसका हाथ पकड़ कर इसे गाड़ी से उतरने से रोका, वो मर जाएगा। वो रूहान सी हो गई। क्या चाहती हो, अभी इसे जाकर गोली मार दूँ? वो पूरी कुव्वत से उठा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि दोनों को ये वहीं जान से मार देता। फिर बाबा का ख्याल आते ही खुद पे ज़ब्त कर गया। आने सांस रुके खौफज़दा से इसे देखे गई, जो चेहरे पे पथरीले तासुरात सजाए मुँह सामने देखता आस्तीन ने फोल्ड किया। हानिया को बहुत सफाक से लगा। गाड़ी झटके से हवेली के पोर्च में आकर रुकी थी। धार से डोर खोलकर बाहर निकला, फिर फ्रंट डोर का खोलकर से बाजू से घिसट कर बाहर निकला। घिसटता अपने कमरे की जानिब रुख किया। अंदाज अपने रूम में लाके से ज़मीन पे पटकना था। वो दस्त से सिसक पड़ती मार्बल के फर्श पर बेदर्दी से फेंके जाने पर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? कौन हो? कौन तुम? जंगली जानवर उठकर शेरनी बनी इस पर झपटी थी। शावेज से धरस्ती से इसकी बात काटकर इसका गिरबान पकड़ती हानिया की गर्दन दबोचकर इसको दीवार से लगाया था। शावेज के फुलादी हाथ की गर्दन में गर्दन थी। गले में पड़ने वाले दबाव की वजह से इसका हसीन चेहरा लाल सुर्ख हो गया था, सांस रोकने लगा। मगर शावेज से इसकी बात सुनकर खुद गुस्से से पागल हुआ था। रात के इस पैर किसी नामहरम के साथ अकेले देखकर भी, एक तो चोरी, दूसरा सीना जोरी की स्ट्रेटाई से इसके सामने खड़े होकर बोल रही थी, मैं कौन हूँ? यानी आज वो सारे रिश्ते भोले यहाँ से जाने वाली थी। मैं अब तुम जैसे साइको से शादी नहीं करूँगी। अभी बीजान और डैड को तुम्हारी असलियत बताऊँ। सांस रुक रहा था, तकलीफ थी, मगर वो भी हानिया थी। कब सीखा था किसी से डरना या झुकना? शरा वो चीख उठा, फिर इसे एक बाजू से दबोचे, दूसरे से गला पकड़े, आंखों से निकलते शोरों के साथ अपने आप में नहीं लग रहा था जैसे उसके वजूद को अपनी उंगलियों और आंखों से झुलस देगा, मसल देगा। इसे इसका इस तरह भड़क जाना देखकर वो बेदम होने को थी। आंखें खौफ से फैल गई थी, पर इसके गले पे पड़ते दबाव किसी चील की तरह हो गई थी। इसका बाजू व मजम्मत करने की सारी सलाहियत एकदम खौफ की लपेट में आ गया। वो तो शायद आज के इसकी जान निकालने के दर पे था। खबरदार, जो तुमने अपनी गली ज़बान से बीजान और पापा के सामने कोई फजूल बात की, काट दूंगा तुम्हारी ज़बान को। क्या हक है तुम्हें ये सब कहने का, जब तुम इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे चुकी हो? किसको शामी में हो, अब भी तुम्हारी सुनी जाएगी? वो नफरत से इसके मुँह पे पकार रहा था। और रही बात शादी न करने की, तो मैं खुद तुम जैसी आवारा लड़की को अपनी बीवी बनाना पसंद नहीं करूँगा। तुम तो मेरी नज़रों से इसी दिन गिर गई थी जब तुमने मुझसे हर ताल्लुक टूट जाने की दावत दी थी। मैंने अपनी आंखों से हर ख्वाब नोच कर इस दिन फेंक दिया था जब तुमने
तुमने किसी दूसरे से अपनी मोहब्बत का इज़हार किया था। जो औरत किसी के निकाह में होने के बाद भी दूसरों से ताल्लुक़ रखने और मेरे लिए एक गिरी हुई लड़की है। तुम बस मेरे लिए सिर्फ़ वक़्त गुज़ारी का ज़रिया थी, जिसे मैंने इतने दिन मेरा दिल बहलाता रहा था। वरना तुम में है ही क्या जो शाहवेज़ आलम शाह तुम जैसी को अपने दिल की में जगह दे। जो दिन तुम्हारे साथ गुज़ारे वो सब मेरे दिल बहलाने का सामान था। हाँ, लेकिन इतनी हक़ारत से इसे शादी से इनकार करने पे इसकी मर्दाना अना बड़बड़ा उठी, तो वो जो मुँह में आया था बोलता चला गया। झूठ के साथ-साथ बिना इसकी परवाह किए सामने वाले के दिल पे कौन-कौन सी क़यामत गुज़र रही है। और हानिया फटी-फटी आँखों से देखी गई, जो बहुत ही जुनूनी हो रहा था। सदमा ऐसा था कि वो बोलने की सलाहियत ही खो चुकी थी। कहाँ वो वक़्त गुज़ारी का ज़रिया थी, शख़्स के लिए जिसके लिए वो दिल में नरम गोशा महसूस करने लगी थी, जिसकी मोहब्बत ने इसे एक नए एहसास से रोशनास कराया था। अब वो कह रहा था इसके दिल में इसके लिए कोई जज़्बा ही नहीं है, तो वो सब इसकी गुर्बत में क्या था। अब वो मज़ीद हैरो कर रहा था। और ये जो तुम नाम-नेहाद बंधन की असल गिर हो, जिसे थामे रखने का वादा मैं अपने बड़ों से कर चुका था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं सिवाय ढेर सारी नफ़रत और इंतकाम की। समझी तुम? शावेद का तपिश ज़दा नहायत इद्दत व घबराहट तन हानिया के चेहरे पर भाप की तरह लग रहा था। इसकी गुर्बत इसे झुलसा रही थी। इसके दोनों हाथ हानिया के नरम से बाजू को जकड़े हुए थे। इसका मर्दाना पुरकशिश वजाहत व हुस्न से लबरेज चेहरा जो इस वक्त गुस्से में था, आज कोई ज़ालिम जल्लाद ही लग रहा था। इसकी बातों पर ज़िद्दी अना परस और हानिया सर उठाने लगी थी। डर, खौफ और सदमागी खींचे गई से बाहर निकली थी। झटका लेकर अपने नरम बाजों को इसकी आईनी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। वो तंज़ियत नज़रों की काट से बोली और इसकी भी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। होश में आती इस पर कर रही थी, तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? जब मैं तुम्हें ठुकरा रही थी, तुम्हारी गैर कैसे गवार कर लेगी कि एक ऐसी लड़की से शादी करो जो तुम्हें धुतकार कर अपने कज़न के साथ भागने वाली थी। वो शावेद को नीचा दिखाने के लिए जो दिल में आरता कही जाती है, अंजाम की परवाह किए बगैर हमारे यहाँ इज़्ज़त की खातिर जानें दे दी जाती हैं। तुम्हारी तरफ बेगैरत नहीं है, तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं, मगर फिर भी आँखों को देखी मक्खी निकलना पड़ रही है मुझे। अपनों और ख़ानदानी रिवायत की खातिर ये कड़वा खून भी पीना पड़ रहा है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ आज़ाद छोड़ दूँ, ताकि तुम भी इस औरत की तरफ हमारी इज़्ज़तों को उछालती फिरो, जो आप वो 20 साल दियारे गैर मुल्क में करती फिर रही है। तुम भी वही अब करोगी। आखिर औलाद हो, बेयकीनी से देखी गई। माम के बारे में ऐसा क्यों ऐसी बात कर रहा है? क्यों इतनी बेयकीन हो? क्या तुम नहीं जानती अपनी माँ की करतूत? आखिर बेटी हो, इस आज़ाद माशरत में क्या घुलखुलाती रही आज़ादी के नाम पर। मगर मैं एहसान शाह नहीं जो अपनी इज़्ज़त रिवायत के साथ किसी को भी खेल जाने दूँ और वो सुकून की ज़िंदगी गुजार ले। माँ के क्या बारे में खिलाने और ऐसी घटिया बातों और ख़ुद के किरदार पर सुनकर वो तलमला उठी थी। अपनी ज़बान को लगाम दो शावेज़। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ मेरी माँ के बारे में कहा तो मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी। इसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता जब भी फुर्ती से शावेज़ ने अपने एक हाथ में इसके दोनों कलाई जगड़ कर पुछते लगाई। हानिया को लगा इसकी कलाई की हड्डी टूट जाएगी, वरना दर्द बर्दाश्त करने लगी। इसने सोच लिया था इस जलात इंसान के आगे हार नहीं मानेगी वो। अच्छा, तो तुम इतनी हैरान क्यों? इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। कहीं तुम भी तो माँ की तरह? शावेज़ बकवास बंद करो। वो चीख उठी थी खुद को छुड़वाने के लिए। वो झपटा रही थी मगर ज़बान नहीं रुकी थी। किस कदर घटिया सोच है तुम्हारी, किस कदर गंदी शख्सियत के मालिक हो तुम, बेगैरत। लेकिन मैं बता दूँ तुम्हारी घटिया सोच तुम्हारी ज़बान से अदा हो रही है। तुम ज़लील बेगैरत हो, कमीन हो। मैं तुम्हें मर्द ही नहीं मानती हूँ। जो औरत पर हाथ उठाकर अपनी ताकत दिखाए, मेरी नज़र में मर्द कहलाने के लायक नहीं। आइंदा मुझे अपनी घटिया ज़बान से कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना। तुम वो कौन सा कम थी अपने किरदार में बात आने पे शेरनी बनी थी, दिल जलाने वाले अंदाज में ज़हर उगल रही थी। शाहवेज़ की मर्दानी को ललकारने और पुकारने वाला अंदाज था। जिस तरह वो दुबुदू उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से जवाब दे रही थी, इसने शाहवेज़ के दिल और दिमाग पर आरे चला दी थी। ऐसी बात सुनकर वो कुछ हैरानगी और गुस्से से साकत रहा। फिर इसका हाथ उठा था, वो लड़खड़ाई थी। कब इसने किसी का ऐसा लहजा और अल्फाज बर्दाश्त किए थे? आज तक तुझे सबकी आंखों में इसके लिए एहतराम और खौफ ही देखा था। अब हानिया की इसके दिमाग पे बातें हथौड़े बरसाने लगी थी। एक झटके से बाजू पकड़ के सहानियों पर बैटरी फेंका था, जहाँ वो गिरकर आंसू बहाने लगी थी। आखिर वो भी एक नाजुक सी लड़की थी। इस औलाद जैसे इंसान से कैसे मुकाबला करके थक गई थी। जिसम थकने लगा था। अब वो इसे सबक सिखाता। इस वक्त जोरदार तरीके से इसके कमरे का दरवाज़ा धड़ाधड़ किया गया। कौन है वो जो इसकी तरफ बढ़ रहा था धाड़ा था? हाँ, मैं खोलो शाह। बाहर से असद की आवाज़ आई थी। वो जानता था कि अब बीजान और बाबा जान को सब कुछ बता चुका। वो लोग इस वक्त बाहर खड़े थे। इसने एक नज़र रोती हानि पर डाली, एक एक झटके से डोर खोला। बेहद संजीदगी चेहरे पे सजाए एहसान शाह अंदर दाखिल हुआ। परेशान फ़िक्रमंद सी बीबी जान के साथ। डैड, असद शाह को यहाँ से लेकर जाओ। हानिया को नज़रअंदाज करते असद से बोले, वो जो इनकी तरफ बढ़ रही थी। इनकी संजीदा टोकर अंदाज में बोलने पर वही रुक गई, बस खामोशी से इनकी तरफ देखने लगी। जब वो बोलना शुरू हुए थे, हमने आपकी हर बात मानी। आपने कहा यहाँ नहीं रहना, मान ली। आपने कहा शावेज़ से शादी नहीं करनी, हमने अपने बड़ों से किया वादा भूलकर अपने दिल पर हाथ पत्ता रखकर आपकी मोहब्बत भी मान लिया। आज जब सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा, तो आपने ये सब क्यों किया? आज आपने हमारे सर झुका दिया, हमारा बाँध तोड़ दिया सबके सामने।
शर्मिंदा कर दिया। ये गाँव और यहाँ तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। आज तक हमारी औरतों ने हमारी मर्ज़ी के बगैर हवेली से बाहर कदम नहीं निकाला। गलत मकसद कभी दहलीज पार नहीं की और तुमने हमारी वक़ार, इज़्ज़त, एतमाद का भरम तोड़ दिया है। शादी वादी भाग जाने लड़कियाँ कभी सारी ज़िंदगी सरख़ुरू नहीं होती। अगर इस सब की भनक भी हमारे मुख़ालिफ़िन को पड़ गई या गाँव में फैल गई तो तुम्हारे इस शर्मनाक अमल पर सिर्फ़ गोली होगी। लेकिन मैं बहुत कम हौसला हूँ। इतने सालों बाद मेरी औलाद का कत्ल नहीं कर सकता। अभी से चंद मुलाज़िम इस वाक़ये के बारे में जानते हैं। अगर ये बात खुल गई तो सालों की बनी बनाई हमारी ख़ानदान की इज़्ज़त में मिट्टी में मिल जाएगी। शुक्र करो कि शाविज़ अब भी तुमसे शादी करने को तैयार है। दूसरी सूरत में सिवाय मारने के कोई रास्ता नहीं था। वो बुद्ध इनकी बातें सुन रही थी। एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि सच्चाई क्या है, वो क्यों गई थी इससे मिलने। इस वक़्त एक ज़ालिम व सफ़ाक जाबिर व हाकिम व जागीरदार लग रहे थे। वो जो इतने दिन से इन्हें रहम व शफ़ीक तबीयत में देख रही थी, आज इनका ये रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज अपनी इज़्ज़त और ख़ानदान पर आई तो वो बेटी को ही भूल गया। बस कुछ पल इसकी सोच बदली और उसने खुद को बतर किया था। ठीक है डैडी, मुझे आपकी ये बात मंज़ूर है, मगर मेरी एक शर्त है। वो अपने ही दुःख में बोली जा रही थी। चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर इस बात पर सर हिलाकर इसकी सर अजमाने वाली बात की इजाज़त चाहिए। मुझे कल तक अपनी प्रॉपर्टी में से 30% हिस्से के पेपर चाहिए, वो भी मॉम के नाम पर, और आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। बीजान और तानशाह बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगे। मगर अब कोई बात नहीं होगी डैड, एक बात आपकी मानी, एक आप मेरी बात माने। अब आप मुझे अकेला छोड़ दें। वो रुक करके खड़ी हो गई। कोई बात किसी से कुछ भी नहीं करना चाहती थी। वो अकेली थी हमेशा और अब अकेली रहेगी, ये बात वो अच्छी तरह समझ गई थी। वो दोनों उसका अंदर देखकर सर्द अंदाज देखकर कमरे से निकल गए। इसने सिगरेट लबों में दबाए तलख़ी से सोचा। इसकी दिलकश आँखों के किनारे सुर्ख़ होने लगे थे। शाह वैस बखौर से सुन रहा था। इसने गुस्से से उँगलियों में दबा सिगरेट तोड़ मोड़ दिया। आज बारात का दिन था, हर तरफ गहमा-गहमी थी। पूरे गाँव में हलचल से मची हुई थी। आखिर शाहवेज़ इनकी सरदार की बारात का दिन था, क्यों ना खुश होते। सभी गाँव वाले खुश भी थे और मुतअज्जिब भी थे, क्योंकि इतने धूमधाम से आज तक के करीब या दूर किसी भी गाँव की शादी इतने शानदार तरीके से नहीं हुई थी। बारात का अरेंजमेंट फार्म हाउस के कुछ फासले पर झील के करीब एक बहुत बड़े ग्राउंड में किया गया था। ग्राउंड को पूरा हफ्ता की मेहनत से बड़ी महारत और खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था, जो कि अब किसी बैंक्वेट का मंजर पेश कर रहा था। ब्यूटिशियन को सुबह से बुलवा लिया गया था, जो अब मुसलसल हानिया के सर पे सवार थी। हानिया बेजारी से होने वाली इसकी हर कार्रवाई को खुद पर बर्दाश्त कर रही थी। इसे इस सारे तमाशे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बेजार सी बैठी थी। दोपहर तक एहसान ने प्रॉपर्टी के पेपर इसके हवाले कर दिए थे, जो इसने इसी वक्त शमाइला बेगम के पास भेजने का कह दिया था। जायदाद इसे सिर्फ अपनी माँ के लिए चाहिए थी, ताकि वो अपनी बाकी की उम्र आराम से गुजार सके, और इस बात का इल्म सिर्फ एहसान शाह और बीजान को ही था। शाहवेज़ को इसने कोई बात बताने से मना कर दिया था। अब इसका एक काम रह गया था, वो था शाहवेज़ से बदला। इसके जज्बात के साथ खेलने पर, दूसरा इसके माँ बाप को इससे छीन जाने पर। इस वक़्त वो डेरे पर अंधेरे में कमरे में बैठा सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था। कल रात से वो यही था। आज बारात का दिन भी आ गया था। एक पल के लिए भी इसने आँख नहीं झपकी थी। असद अंदर दाखिल हुआ। इसको इस हालत में देखकर अपना माथा पीटा था। दो जंगियों के बीच फँस कर रह गए थे। वहाँ हानिया ने बीजान के नाम पे दम किया था। बड़ी मुश्किल और मिन्नतों के बाद वो कोई बात मान रही थी। चाहे चलो आज तुम्हारी शादी है, बीजान ने बुलाया। तैयार होना वो जान के था इस वक़्त कौन हो सकता है, इसलिए वो खामोश बैठा था। मगर इसकी बात सुनकर इसने सिगरेट डब्बों में दबाई तलख़ी से हानिया की बातों को सोचा, जिसकी वजह से इसके दिल की आँखों के किनारे सुर्ख़ होने लगे थे। अपनी तजलीस से इसे भुलाए नहीं भूल रही थी। देखो शाह, जो हो गया इसे भूल कर आगे बढ़ो और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। तुम एक सरदार हो और तुम्हें बहुत सी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। ये ख़ानदान और गाँव की इज़्ज़त का सवाल है। शाविद बखौर से सुन रहा था। इसने गुस्से से उँगलियों में दबा सिगरेट तोड़ मोड़ दिया और एक झटके से इसके साथ जाने के लिए खड़ा हुआ। हॉल में मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। ख़ास और बड़ी-बड़ी अहम शख्सियत के साथ आस-पास के गाँव के गरीब अवाम भी मौजूद थे। हर एक के लिए दावतें आम थी। शाहवेज़ का हुक्म था कि किसी भी गाँव के फ़र्द को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। हानिया बेजाज सी डीप रेड कलर के इंतहाई कीमती शरारे में बेशकीमत ख़ानदानी ज्वेलरी और ब्यूटिशियन के माहिर से किए गए मेकअप में वो कोई शहज़ादी लग रही थी। आज तो इसका हुस्न पागल कर देने वाला था। जो देखता था मबहूत हो जाता। जो भी बात करने की कोशिश करता, या तो जवाब नहीं देती या ऐसे घूर कर देखती, सामने वाला घबरा जाता। आज पूरा दिन जो भी मुलाज़िमा इससे बीजान के कुम पर खाने का पूछने आई, इसने इसे झड़क भगा दिया। हर एक पर गुस्सा थी। हाल में दूल्हा के आने का शोर हुआ था। ब्लैक शलवार सूट में इसकी कलर के वेस्टकोट पहने शाहवेज़ शानदार दूल्हे के रूप में कदम ढा रहा था। सुर्ख डोरों वाली आंखों के साथ वो यहाँ बैठी कितनी लड़कियों का दिल धड़का गया था। शाहवेज़ के दोस्त ढोल ताशे और भरपूर ताशेबाजी करने के बाद सब लोग अंदर आ रहे थे। सब लड़कों ने दिल खोलकर भंगड़े डालते, जिसमें असद सबसे आगे आगे था। लेडीज़ एंड जेंट्स के पोर्शन अलग थे। यहाँ पर पर्दे का खास ख्याल रखा जाता था। जैसे ही वो आकर हानिया के साथ स्टेज पर आया, बहुत से धमाकों के साथ इन पर फूलों की पत्तियां, निछावरें और धुओं के साथ म्यूजिक ऑन हुआ।
इसके बाद फ़ोटो सेक्शन हुआ। शाहवेज़ के अंदर एक तूफ़ान बरपा हुआ था, मगर वो बीजान का चेहरा देखा खामोशी से सारे तमाशे का हिस्सा बना हुआ था। खुशी इसके चेहरे से फूट रही थी। आज उन्होंने रूटीन से हटकर लाइट पिंक सूट पहना ही ये इनकी खुशी का इज़हार था, जो इसके बाप के मरने के बाद से ही वाइट कपड़े के अलावा कभी कोई कलर नहीं पहनती थी। आज बेटी की शादी खुशी में आज कानों में सोने के बुंदे भी पहने नज़र आ रहे थे। पुरनूर किसी भी तरह के मेकअप से पाक इनका नूरानी चेहरा देखकर शाहवेज़ का दिल खुशी से भर गया। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जो दोनों को ही मोहब्बत से देख रही थी। फ़ोटोशूट के लिए कैमरामैन ने इनको हिदायत दे रहा था। जब इसने मैम अब ज़रा मुस्कुरा कर सर को देखे। कैमरामैन कब से हानिया को बोलना चाहता था, जिसकी तेवर देखकर बोल नहीं पा रहा था। अब हिम्मत करके बोला, अभी तो क्या इसने घूर कर देखा। कैमरामैन कहने पर जब शाहवेज़ ने इसे कमर से पकड़ा तो उसने ज़ोर से इसके हाथ में चुटकी काट दी। अपनी हद में रहो तुम भर की आवाज़ में गर्राई थी, जब एक झटके से इसकी कमर पकड़ कर अपनी उंगलियों में का दबाव बढ़ाया। खामोशी से इस तमाशे का हिस्सा बनी रहो, वरना किसी की परवाह के बगैर यहाँ से फेंक दूंगा। इसे भी नीचे आवाज़ में दांत बीच कर इसे कहा था। अब हानिया कैमरामैन को घूर रही थी, जिसकी वजह से ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा था। कैमरामैन मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें खींचने में लगा था। फारिग होने के बाद वो चला गया। दूसरी तरफ खाना खोलने पर शाहवेज़ उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया। रात बहुत देर बाद जब लोग हवेली पहुंचे थे, दुल्हन के वेलकम के लिए ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। ड्राइवर से लेकर लाउंज तक ड्राइव से लेकर लॉन्च तक गुलाब के फूलों से रास्ता बनाया गया था। वाइट लाइट्स के साथ जो चलते हुए छोटे छोटे जुगनू लग रहे थे। रास्ता खास शक्ल में दो दिलों के शेप में ख़त्म हो रहा था। बीजान ने दहलीज पे तेल डाला, फिर दोनों का सदका उतारा, फिर दोनों को अंदर आने दिया। शाहवेज़ उठकर मर्दाने की तरफ चला गया और हानिया ने किसी भी रस्म को करने से साफ इनकार कर दिया था। बीजान का दिल तो बहुत दुखा था, मगर ये सोच कर कि अभी वो गुस्से में सब बाद में कर लेंगे अपने सारे अरमान पूरे। अभी इसको रूम में भेज दिया गया। सबके कमरे से जाते ही इसने भारी दुपट्टे के बोझ से अपने सर को आज़ाद किया, जिसके बोझ से इसका सर झुका जा रहा था। भारी ख़ानदानी जूली मेहंदी उपटन ये सब इसके लिए अजनबी था। कब से वो झंझनाए बैठ जा रही थी। अब सबसे पहले दुपट्टा उतार कर बेड पर फेंका। इसके साथ ही एक हाथ की चूड़ी उतार कर फेंकने लगी, जो कुछ बेड पर फैल गई, कुछ नीचे गिरी। जब इसका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो बेड से उतरकर ड्रेसिंग के सामने आकर बैठी आईने में अपने एक्स को हैरत से देखने लगी। ब्राइडल मेकअप में वो दुल्हन बनी इस कदर हसीन लग रही थी कि इसकी गिरी आंखों में आई शेड ने और काजल से सजी इसकी गिरी आंखें बेहद हसीन लग रही थी। भरे भरे कुदरती गुलाबी होठ रेड लिपस्टिक में कयामत ढालते वो जब बिना सिंगार के लाखों में नुमाया होती थी। इतनी तैयारी के बाद कोई भी जाहिद खुश इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता। कितने लोगों ने इन दोनों की जोड़ी की तारीफ की थी, मगर इसके दिल में किसी किस्म की कोई जज्बात नहीं जागे थे, सिवाय जज्बे के जो सब शाहवेज़ शाह के साथ कर चुका था। इसके लिए इसे कभी माफ़ करने वाली नहीं थी। इतने दिन की जज्बात के साथ खिलता रहा था वो, और क्या थी वो इस इंसान के लिए वक्त गुजारी का जरिया। बस वो इतना सब होने के बाद वो ये सब तेरी तैयारी इस जंगली गंवार जानवर के लिए करके इंतजार में बैठूंगी। माई फुट सो ऑकवर्ड इंतजार। इसे शाहवेज़ की कज़न की बात याद है, जिसने इसे शाहवेज़ का इंतजार करने के लिए कहा था, जब वो बार बार चेंज करने का कह रही थी। अब ये सब सोचती हुई एक जेवर उतार के ज़मीन पर फेंकने लगी। मेरे करीब आने की कोशिश की इसने तो ऐसा मज़ा चुकाऊंगी सारी ज़िंदगी, याद रखेगा कमीनों का सरदार। जाने इसने आदिल के साथ क्या किया होगा, जल्लाद कहेंगे। वो सोचों में गुम। सारी ज्वेलरी उतारने के बाद शर्ट और शरारे में बिना दुपट्टे के दोनों हाथ कमर पर रख के कमरे का जायजा लेने लगी थी। बिना दुपट्टे के फिटिंग के सिविलाइज कुर्ती गिरदार शरारे में वो कोई मोम की गुड़िया लग रही थी। पूरे कमरे को ताज़ा व्हाइट और रेड फूलों से डेकोरेट किया गया था। यहाँ तक कि कमरे की छत भी किसी माहिर आर्ट का मुंह बोलता सबूत थी। बेड पे चारों तरफ फूलों की लड़ियाँ थी। रूम को नए सिरे से रेनोवेट करवाया गया था। बेडरूम बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। कमरे की लोकेशन भी बहुत सूटेबल थी। वो आज पहली बार शाहवेज़ का कमरा देख रही थी। हर चीज़ इसके मालिक की इमारत और ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत थी। ये एक बहुत बड़ा हॉल कमरा वसीअ खूबसूरत नफीस था। एक तरफ ड्रेसिंग रूम था, हर दूसरी तरफ एक डोर था जो बाहर को जाता था। कहाँ ये से समझ नहीं आता था। एक जानिब सोफ़ा पर सेट था, एक तरफ पूरी वॉल पर वार्डरोब बनी थी, जिसके डोर ग्लास के थे। इसमें शाहवेज़ के ड्रेसेस नज़र आते, दूसरी तरफ हानिया के ड्रेस, ज्वेलरी, शूज़ थे। वार्डरोब के साथ ड्रेसिंग टेबल पर जो मेकअप, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे से भरी थी, जिसमें से बहुत सी चीज़ें इसकी अपनी ज्वेलरी फेंकने से कारपेट पे इधर-उधर बिखर गई थी। दूसरी तरफ बेड था, एक तरफ अटैच बाथरूम था, फर्श पे रेड डबरेज कालीन बिछा हुआ था। कमरा एक वेल एजुकेटेड और नफीस इंसान का मालूम होता, जो कि इसकी नज़र में शाहवेज़ का तो बिल्कुल भी नहीं था। निगाहें मेहंदी से सजे हाथों पर तो हैरत से सफ़ेद रोई, जैसे हाथों पे मेहंदी से बने खूबसूरत डिज़ाइन पे, जिन पर वो हाथ पैर का महसूस करने लगी। ये किस तरह से चिपका दिया गया है। टैटू बनाने में तो बहुत ज़्यादा पेन होता था, मगर ये क्या चीज़ है, अभी वो सोचों में गुम थी।
जब कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ, इसे बेड के बजाय ड्रेसिंग के पास देखकर वो बिल्कुल नहीं चौंका था। वैसे ही वो इस सरपरी लड़की से और क्या तवक्को रख सकता था। इसे नज़रअंदाज करता हुआ वेस्ट को कोट उतारता वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। अपना नाइट सूट निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ा था। धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद करता हुआ गायब हुआ था। हानिया खामोश खड़ी इसकी एक-एक हरकत देखती खौफनाक नज़रों से घूर रही थी। धाड़ की आवाज़ में डर कर इसे गालियाँ देने लगी, मगर वो कान बंद किए शावर ऑन कर चुका था ताकि इसकी आवाज़ ना आए। 10 मिनट बाद बात लेकर वाइट ट्राउज़र और लाइट ब्लू टी-शर्ट टॉवल से सर करता कमरे से वापस चला आया। हानिया अभी तक वहीं मौजूद थी, इसी तरह खड़ी रही। शावेज़ की बहनों तन गई थी, गुस्से से कुर्ता ड्रेसिंग के सामने आकर खड़ा हुआ। जानते थे कोई नया तमाशा लगाने का इरादा कर रही होगी। हूँ समझते क्या है, जैसे मैं तो इसकी तवज्जो के लिए मरी जा रही हूँ। उजाड़ जाहिल गंवार इंसान वो खुद के नज़रअंदाज करने पर झिंझलाई थी। वो तो समझ रही थी कि इसका होश शर्मा हुसैन देखकर शावेज़ पागल हो जाएगा, इसके करीब आने के लिए मिन्नतें करेगा, फिर वो उसको उसकी औकात बताएगी, इसको दुत्कारेगी। आदिल कहाँ है? वो खुद को संभालती इस पर चिल्लाई थी, मगर वो तो ऐसा हुआ था जैसे कमरे में इसके अलावा कोई दूसरा को है ही नहीं। बाल बनाकर खुद पे परफ्यूम स्प्रे करता बेड की तरफ आया, एक झटके से बेड की चादर खींचकर ज़मीन पे फेंकी और औंधे मुंह पर बेड पर गिरकर तकिए पे मुंह देकर आंखें बंद कर गया। इस बार शावेज का सर दर्द से फट रहा था, जो कल रात से एक पल के लिए भी नहीं सोया था। बहाने की आवाज़ इसके दिमाग पर हथौड़े की तरफ लग रही थी। इसे शावेज का इससे लजने का कोई इरादा नहीं था, मगर हानिया चुप होने के मूड में नहीं थी। जब भी दोबारा इसके करीब आकर चिल्लाई थी, सुनाई नहीं देता क्या मैं तुमसे पूछ रही हूँ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंगली इंसान? और ये क्या तुम मेरे साथ एक कमरे में सो गए? चलो निकलो निकलो, अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना। हानि ने आगे बढ़कर बैट पर लेते शावेज की टी शर्ट पकड़ते अपनी तरफ खींचा। इसी वक्त शावेज ने घूमकर एक झटके से इसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर उठ खड़ा हुआ होता कराया था। अब तो इसकी बस भी हो चुकी थी, कब तक अपने अंदर उबलते आतिश फिजा को रोकता? क्या चाहती हो? तुम्हें शराफत राज नहीं आती? अब अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से, और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों के सामने। इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलता इसमें कराया था। लाल अंगारा आंखें दिमाग की शरियाने फूल कर उभरी हुई थी, जैसे फट जाएंगी, मगर हानिया साबित ठहरी सदा की जिद्दी इसके बराबर खड़ी होकर दोबारा बोली, यूँ तुम्हारी ये हिम्मत छोड़ो, ये मेरा बाजू तोड़ोगे कि कमीने जलील इंसान? मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में हरगिज़ नहीं रहूँगी, तुम नहीं जाओगी तो मैं जा रही हूँ। और अपना बाजू इसकी फरादी गिरफ्त से छुड़ाती हुई दरवाजे की तरफ लपकी थी, मगर डोर और ऑटोमेटिक लॉक था। बार बार हैंडल घुमाने के बाद जब नहीं खुला तो समझ गई लॉक नहीं खुलेगा। अब जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और साथ साथ आवाज़ें भी लगा रही थी, ओपन द डोर प्लीज़, कोई सुन रहा है मेरी आवाज़? वो जो दोबारा बेड पर लेटने की तैयारी करता है, इसे चीखते चलाते देखा तकिए को एक तरफ पटक कर वो झटके से उठ खड़ा हुआ और हानिया के पास आकर इसे घुमाकर इसकी पुश्त दरवाजे से जोर से लगाई थी। एक हाथ में इसकी दोनों कलाई कमर के पीछे जकड़े, दूसरे से इसका जबड़ा पकड़े दबी दबी आवाज़ में घबराया था, तुम्हें हर बार अपना तमाशा बनाने का शौक है, मगर हम लोग इज़्ज़तदार लोग हैं, एक मुकाम है हमारा यहाँ, तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से हम अपना तमाशा नहीं बनवा सकते। इस वक्त घर मेहमानों से भरा है, कोई तुम्हारी बकवास सुनेगा तो इज़्ज़त हमारी जाएगी, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आखिर हो ना बेगैरत माँ की ढीठ औलाद, इसने भी 20 साल पहले यूँ ही हमारा तमाशा लगाया था। अब तुम इसके छोड़े काम को अंजाम देने आ गए, मगर ये तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका दूँ। और अब दूसरी बात खान को सुन लो, अपने दिमाग में डालो, अगर आज के बाद मैंने तुम्हारे मुँह से लड़के का नाम या ज़िक्र सुना तो ज़मीन पर काट दूँगा, तुम्हें भी और इसे भी। अब तुम शाहवेज़ शाह की बीवी हो, इज़्ज़त तो मेरे नाम से जानी जाओगी, इसलिए ख़्याल रखना वो गलती ना हो, वरना तुम्हारे हक़ में अच्छा नहीं होगा। हानिया को दरवाज़े से ज़ोर से पुश लगने से दर्द हुआ था, तो दूसरा इसका हुक्म चलाता लहज़ा हानिया को ज़हर लगा, ख़ज़ीली नज़रों से घूरने लगी, पूरी तरह से इसकी शंकजे में जकड़ी हुई थी। आज तक किसी ने इसे यूँ बेबस नहीं किया था, ना ही हाथ उठाया था, मगर ये शख़्स बार-बार इसकी तौहीन कर रहा था। मैं इस जाहिल जानवर की कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, वरना ये मुझ पे इस तरह हावी रहेगा। क्या है इज़्ज़त तुम लोगों की? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि औरत को तुम लोग अपने पैर की जूती समझते हो, अपनी अना की तकसीम के लिए इसे बेबस मजबूर करके अपने सामने झुका के खुशी महसूस करते हो। तुम अपनी ये घटिया सोच और यूरोप किसी और को दिखाना, मुझे नहीं, तुम मेरे गार्डियन नहीं हो, जो तुम कहोगे मैं मान लूँगी। आइंदा प्लीज़ घटिया गिरी हुई सोच को अपने तक महदूद रखना, वरना तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा। कमीने इंसान, तुम क्या समझते हो तुम मुझे रोक सकते हो? देखना मैं तुम्हें यहाँ से जाकर दिखाऊँगी, और तुमसे तलाक लेने के बाद अपने इसी कज़न से शादी। बकवास मत करो बेहया लड़की। वो इसकी दो बुद्धू चलती ज़बान उसके निगाह में होकर किसी दूसरी शादी का सुनकर चीख उठा था, मकमल सी गिरफ्त में होने के बावजूद वो बिना डरे बराबर जवाब दे रही थी, जो मैंने कहा है वो तुम्हें करना होगा, मैं किसी को रियायत नहीं देता। शुक्र करो बाबा साहब की वजह से तुम्हारे साथ रियायत करते, अभी अपनी ज़बान से समझा रहा हूँ, अगर हाथ से समझाया ना तो पछताओगी, इसलिए आइंदा मेरे सामने बोलने से पहले 10 बार सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे करीब आकर इसकी घुड़ती आंखों में अपनी लाल अंगारे गाड़े एक एक लफ्ज़ से बात जमाकर बोला, तुम भी बकवास बंद कर लो, अपनी हुक्म पर मुझ पर चलाने का कोई हक नहीं रखते, ना ही मैं तुम्हारी ज़र खरीद गुलाम हूँ जो तुम्हारे इशारों पे चलूँगी। शावेज़ शाह आलम इस भूल से निकल आओगे, कभी तुम मुझे मजबूर कर लोगे, मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा, अंडरस्टैंड?
आँखों में आँखें डालकर वो निडर और बेखौफ अंदाज में कहकर जाने लगी। शाहवेज़ का रुआँ-रुआँ सिलक उठा, फ़ौरन आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता उस पे झुक गया था। हानिया इसके लिए तैयार नहीं थी, एकदम लड़खड़ाई, फिर बेपनाह होशी से उसके कंधे सीने पे मुख के बरसाने लगी। मगर शाहवेज़ पर तो आज अपना सारा गुस्सा जुनून इस पर तार देना चाहता था। कितनी देर बाद इसने एक झटके से खुद से दूर किया, जैसे वो कोई अछूत हो। हानिया का साँस बुरी तरह खुल चुका था। तेज़-तेज़ साँस लेकर अपनी साँस दुरुस्त करने के बाद इस पर चिपटी थी। "यू इडियट चीप, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? हाथ में रहो अपनी।" कोशिश से बोलना मुश्किल हो गया, फिरी हुई छेड़नी बनी इस पे चिपटी थी। एक हाथ का पंच मारने लगी, जब सामने से इसका हाथ पकड़ के इसे घुमाकर इसका मुँह दरवाज़े की तरफ करता हुआ हाथ मुझसे लगाता इसके कान में बोला। एक दर्द की लहर आने के बाजू तक उठी थी। "हाथ में ही हूँ मैडम, अलबत्ता तो मैं अपनी हदों से आगे जाता देख रहा हूँ।" इसकी कलाई पर गिरफ्त करता उँगलियाँ भुसके वो इंतहाई सफाकी से कह रहा था। इसके अंदर जैसे उबाल ही आ गया। "हाथ छोड़ो मेरा," इंतहाई नखुन से इससे बोली। अब तो उसकी कमर और बाजू में शदीद दर्द की वजह से टीसें उठने लगी थी। इस फौलाद के बने हाथों की गिरफ्त में बार-बार आने के बाद। "और हाँ, तुम मुझे अपनी मर्दानगी दिखाने मत बैठो, हाथ छोड़ो पर तो मैं सबक सिखाती तुम्हें। तुम जैसे मर्दों को मैं अपनी पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझती हूँ। तुमसे एक पल के लिए भी कोई रिश्ता रखना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ।" इंतहा हकारत ज़दा अंदाज में आग बोल रही थी। इसे कहकर खुद को छुड़ाने के लिए मचलने लगी कि वो पल भर में इसे घुमाकर दोबारा सामने के सर्द अंदाज में बोला था। "एक मर्द को ललकारने और मर्दानगी को चैलेंज करने पे ये मत भूलो कि तुम एक आम सी लड़की हो और मैं मर्द। इस वक्त तुम मेरे कमरे में मेरी मलकियत बनकर मौजूद हो। अगर अभी अपना हक वसूल कर लूँ तो कौन रोकेगा मुझे?" इसके मेकअप से सजे सुर्ख चेहरे और ब्राइडल ड्रेस में इसके होशरुबा वजूद को अपने आँखों से अंदर तक गाड़े अपनी गिरफ्त से आज़ाद कराता आग लगाने वाले अंदाज में कह रहा था। शाहवेज़ की बात पर एक लहज़ को तो सख्ती में आ गई थी। कितनी गंदी, घटिया, पुराना और सती सोच थी। वो सोच भी नहीं सकती थी। इस पर लानत भेजती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी और कोई चारा भी नहीं था। इस घटिया चीप इंसान के मुँह लगकर कोई फ़ज़ूल बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब इसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर कारपेट में पड़ी, अपनी चूड़ी में पड़ी, तो इसे जल्दी से कुछ चूड़ियाँ उठाई और शाहवेज़ की तरफ उछाली। "ये तुम पहन लेना, तुम पर ज़्यादा सूट करेंगी मिस्टर गैरतमंद।" चूड़ियाँ शाहवेज़ के मुँह पे फेंककर वो तेज़ी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई। और शाहवेज़ के पूरे वजूद को आग के शोले में झोंक गई थी। इसने अपने चेहरे से टकराकर गिरी हुई चूड़ियों को मुट्ठी में दबाया, जो इसके हाथ में टूटकर हाथ में घुसी थी और खून की चंद बूंदें इसके हाथ से निकली। मगर ये तकलीफ हानिया की हरकत के सामने मामूली थी। इसकी नस-नस में जैसे ज़हर भर गया था। पूरा वजूद इस आग में जलने लगा था। "बहुत बुरा कर गई हानिया बेगम तुम अपने साथ, बहुत बुरा।" धुआँ-धुआँ चेहरे से लगती कनपटों वाली लाल अंगारा आँखों समेत वो इसके तसव्वुर से मुखातिब था। वो इसको सरूर मखरूर शख्स को चैलेंज कर रही थी और इस चैलेंज का अंजाम भी अच्छी तरह जानती थी। मगर अभी तो हर अंजाम से बेनियाज़ थी, बहुत सुकून महसूस कर रही थी खुद के अंदर। जो हरकत वो घटिया शख्स इसके साथ भी अभी कर चुका था, ये बहुत कम था। अभी तो बहुत कुछ और भी करने का सोचे बैठी थी वो। "जस्ट वेट एंड वॉच शाहवेज़, अभी तो तुम्हें मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी।" इसका इस सब हंगामे और शक से सर खपाने के बाद अब सर दुखने लगा था। सर दर्द की गोली निगल के बेंच पर लेट गया, जो शाहवेज़ की कज़न से पहले ही मंगवा चुकी थी। जानती थी आसान नहीं इसके साथ ये वक़्त गुज़ारना। कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। सुबह जब इसकी आँख खुली तो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। रात शाहवेज़ की हालत देखकर इसका दिल अभी तक खुशी से झूम रहा था। कितना बेबस था वो, खुद को ताकतवर समझने वाला घमंडी शख्स। एक भरपूर अंगड़ाई लेने के बाद रटे-रटे ड्रेसिंग से बाहर आई तो रूम में कोई नहीं था। इसने सुख का साँस लिया, जल्दी से कपड़े निकाल कर शावर लेने बाथरूम में बंद हो गई। वो नहीं चाहती कि शाहवेज़ कहाँ है और रात भर वो कमरे में था या नहीं। हैरान भी थी इसे बगैर कुछ कहे वो कहाँ चला गया। अभी वो बाल ड्राई करने के बाद फर्श के लिए थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। इसने आने की इजाज़त दी तो मुलाज़िमा थी। "बीबी जी, आपको माँ जी बुला रही, बहुत देर से वो आपके उठने का इंतज़ार कर रही है। क्या तुम इससे पहले भी रूम में आई थी?" "नहीं बीबी जी," छोटे साहिल ने तो किसी को भी कमरे में आने से सख्ती से मना किया था। "जब तक आप उठ नहीं जाती कोई नहीं आएगा, इसलिए अभी भी मैं आपकी इजाज़त से अंदर आई हूँ।" मुलाज़िम ने सफाई देना ज़रूरी समझा। ये सुनकर आने के चेहरे पे कमीनगी सी मुस्कुराहट आ गई। "ओह! तो मिस्टर शाहवेज़ को अपनी इज़्ज़त की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी की हकीकत सबके सामने ना आ जाए। चलो भई, बहुत भूख लगी है, मैंने तो रात को भी गुस्से में कुछ नहीं खाया था।" वो चहकती हुई उठकर मुलाज़िमा के साथ बाहर निकली थी। पीछे मुलाज़िमा आती हैरान थी, कल तक तो ये सबको काट खाने को दौड़ी थी, ये अचानक हमारी बीबी को हो क्या जाता है? कहीं कोई भूत-प्रेत का साया तो नहीं बीबी ये पे? वो भी तो इतनी सोहनी है। मुलाज़िमा से देखती हुई साथ चलती सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम। इसने बीजान को सलाम किया और चेयर सँभाली। वालेकुम सलाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरी शहज़ादी तो बहुत खुश लग रही है। इसे इतना खुश और चहकता देखकर इनका तो खून बढ़ गया था। वो हानिया को खुश देखकर खुश थी। वो समझ रही थी शाहवेज़ की और उसकी सुलह हो गई है, इन्हें और क्या चाहिए था। इनके दोनों बच्चे हमेशा खुश रहते और वो बेचारी क्या जाने इसके पीछे क्या वजह थी। इनके ही बेटे का जीना हराम करके ये खुशी मिली है। एहसान शाह सुबह ही शहर चले गए थे किसी का काम का बहाना करके। वो जानते थे हानिया शाहवेज़ के साथ इतनी आसानी से नहीं जाएगी। इनको सामने देखकर बहुत हंगामा करेगी और शायद वो भी इसके ऐसे नहीं देख पाएँगे।
लेकिन वो मजबूत है। शुमाइला की धमकी से वो किसी भी वक्त यहाँ पुलिस लेकर पहुँच सकती थी और अब की बार तो हानिया भी उनके साथ जाने को तैयार होती। वो इस औरत के हाथों अपनी बेटी को खिलौना बनने नहीं दे सकते थे, जो इतनी कम प्रॉपर्टी देखकर पागल हो चुकी थी, जो पूरी जायदाद के ख्वाब देखे बैठी थी। अपना अपना मनसूबा नाकाम होते देखकर इनका धमकियाँ दे रही थी, अपने भतीजी की गुमशुदगी का इल्ज़ाम भी इन पर ही लगा रही थी। आदिल को तो वो गाँव से शहर अपने बंगले पर भेज चुके थे। अब शावेज़ और हानिया को यहाँ से जाने के बाद इसे आज़ाद करने वाले थे। ये भी अलग किस्सा था, किस मुश्किल से उन्होंने शावेज़ को राज़ी किया था, वो तो उसकी जान लेने के दर पे था। बाप के जाने से हानिया को बुरा तो बहुत लगा। वो सोचे बैठी थी इसका बदला भी शावेज़ को बेबस करके ले लेगी। इसने दोपहर कई बजे तक इधर-उधर घूमकर हर चीज़ को एन्जॉय करती रही। अभी बाग से होकर कमरे में आई, जहाँ शावेज़ जल्दी में अंदर आया। नहीं जाऊँगी, साफ टोकला मैं कहकर वो अपनी नेल पॉलिश ठीक करने लगी। जैसे ही रूम में इसके सिवा को दूसरा कोई नहीं। शावेज़ 2 मिनट इस कोस लड़की को खड़ा बस घूरता रहा, फिर सर झटकता बाद में से निपटने का सोचकर बाथरूम में बंद हो गया। खुद को समझता है कि मैं इसके साथ जाऊँगी, कितनी आराम से कुम देर तक कमीना मेरे साथ जाओगी, तुम्हें आधे घंटे से तक निकलना है। जैसे मैं इसकी ज़र-ख़रीद गुलाम हूँ, इसके कुम पर लब्बैक कहती चली जाऊँगी। इसकी नकल उतारती अकेली बड़बड़ाती, दिल तो करता है गोली मार दूँ। इसने गुस्से से नेल पॉलिश साइड टेबल पे पटकी थी। "ए तुम कहाँ मुँह उठाए चली आ रही हो?" इसने मुलाज़िमा को कमरे में आते देखकर हैरत से पूछा। "छोटे साईं ने आपके और अपने कपड़े पैक करने का कहा है, वही करने आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, निकलो यहाँ से, तुम्हारे शाह का दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है।" मेंटल इंसान मुलाज़िमा फक चेहरे के साथ इसे देख रही थी, जो अपने शौहर को मेंटल कह रही थी। "पर बीबी क्या कहा? मैंने सुना नहीं तुमने?" इसने तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा तो मुलाज़िमा डर कर कमरे से भाग गई। 5 मिनट बाद शाहवेज़ फ्रेश होकर वापस आता, हैरान हो के अभी तक पैकिंग क्यों नहीं हुई, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। वो कोई हुक्म दे मुलाज़िम को और वो फ़ौरन हर काम छोड़कर पूरा ना हो। वो जल्दी से तैयार होता बाहर निकला। जब इसे हानिया का कारनामा मालूम हुआ, गुस्से से दनदनाता हुआ वापस कमरे में आया। कुछ भी कहे बगैर हानिया के कपड़े और दूसरी चीज़ें बैग में तेज़ी के साथ भरने लगा। "क्या कर रहे हो तुम? जब कहती है तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी, समझ नहीं आती ढीठ इंसान।" वो उस पे चीख रही थी, मगर वो तो कान लिपटे अपने काम में मसरूफ़ था। सब कुछ बैग में भरने के बाद इसकी तरफ तेज़ी से पड़ा और हानिया जो इसके करीब आते देखकर उठकर कमरे से भागने का सोच रही थी। एक चीज़ में से काबू करता मुँह के बल बेड पे गिरा है, दूसरे पल शावेद ने एकदम दोनों बाजू मुड़ोकर इसकी कमर के गिर्द कसे तो हानिया की चीख निकल गई। यूँ लगा जैसे बाजू टूट गया। उफ़ अल्लाह! कितना ज़ालिम है ये शख़्स। इसकी दोनों कलाइयाँ रुमाल से इसके कमर तक के पीछे बाँध रहा था। "जब मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती तो तुम क्यों मरे जा रहे हो मुझे अपने साथ रखने को?" उसने हसीले लहजे में आँख उंगली थी, जिससे शावेद चल भुन गया। "छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाऊँगी मैं तुम्हारे साथ। मेरे डैड को पता चलेगा, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे कि तुम मेरे साथ ये जानवर वाला सलूक कर रहे हो।" पूरी तरह मछली थी। "तुम्हारे तो अच्छे भी जाएँगे," शावेज़ ने गुस्से से कहा। हाँ, हानिया खूब से छटपटाई, खुद को उसकी फौलादी गिरफ्त से आज़ाद करवाने के लिए हाथ-पैर चला रही थी, मगर बेसुध साथ-साथ शावेज़ की शान में कसीदे भी जा रही थी। "कमीने ज़लील मनहूस इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी। आज मैं तुम्हारा खून कत्ल कर दूँगी। छोड़ो मुझे।" शावेज़ अब पीछे सुन रहा था। हाथ बाँधने के बाद इसने डोर से टेप पे निकाला और उसके मुँह से निकलती आवाज़ को भी बंद कर दिया। "हाँ, 2 मिनट के लिए अंदर गाड़ी तैयार करो, मैं बैक साइड से आ रहा हूँ। इस बात का ख़्याल रखना, किसी को खबर ना हो, समझ गए?" हानिया को बेड पे डाले, अब कॉल पे अपने गार्ड और ड्राइवर को अपने बारूद अंदाज में हिदायत दे रहा था। आखिरकार हवेली की लाडली बेटी को इतनी इज़्ज़त एहतराम के साथ ले जा रहा था, राज़दारी तो रखनी थी ना। अगर बीजा ने इस तरह हानिया को बांधा देख लिया तो इसकी खैर नहीं थी। अभी वो मोबाइल पॉकेट में रखता पलटा था, जब बेड पे सीधे लेटी हानिया ने एक ज़ोरदार लात इसके सीने पे मारी। इस वक़्त इस बेचारी के पैर ही आज़ाद थे, जिससे वो पूरा काम कर रही थी। उफ़! फिशाविस लड़खड़ाया, 2 कदम दूर हुआ। अचानक और किसी से पड़ने वाली ये दो लात के लिए तैयार नहीं था। जब भी 2 सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाया। जब समझ आया तो बॉडी बिल्डर गोल्ड मेडल शावेज़ आलम शाह ने ज़िंदगी में पहली बार मार खाई थी। भी तो अपनी बीवी से होश में आते ही वो सुर्ख़ चेहरा लिए जाराना तेवर के साथ इसकी तरफ बढ़ा। इस वक़्त वो अपने आप में नहीं रहता। "तुम लातों के भूत हो, बातों से कहाँ मानोगी?" वो चिपचिपा कर बोलता, इसे घूरता, दोनों पैर पकड़े अपने करीब खींचा, दूसरे पल कंधे पे डाले, एक हाथ में बैग उठाए, कमरे से निकलता कॉरिडोर से होता पॉरीकोट की तरफ बढ़ा। हानिया से किसी की भी मौजूदगी के बगैर खामोशी से बैक साइड से निकलता देखकर समझ गई कि इसने सारे काम राजदारी से किए हैं, बिना डैड और भाईजान को खबर हुए। कितना चालाक था ये शख्स, इधर रह के गुस्सा आ रहा था। डैड को पता चलते ही वो इसे ज़रूर इस कमीने के जंगल से मुझे छुड़ा लेंगे। गाड़ी तक आते-आते हानिया मुसलसल पैर चला रही थी। इसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डाले, खुद भी दूसरी तरफ आकर बैठता, फिर बड़ी तेज़ी से गाड़ी गेट से निकली थी। कई घंटों के सफ़र के बाद वो लोग मरी पहुँचे थे। घर बेहद लग्ज़री था और बड़ा था। बेडरूम, अटैच बाथरूम, एक डाइनिंग रूम, एक किचन, लॉन, गैलरी, वो एक से एक बंद रूम में लाया, जो बेहद नफीस कमरा था, जैसे कभी किसी ने इसे इस्तेमाल किया ना हो। ये घर
मरी में था, जो आबादी से हटकर बनाया गया था। हर तरफ हरियाली और कुदरती खूबसूरती से भरा था। ये तुम्हारा रूम है और इसके बराबर वाला मेरा किचन में हर चीज़ मौजूद है, जो चाहे वो बनाकर खुद खा लेना। याद रहे यहाँ तुम्हारी खिदमत करने के लिए कोई नहीं बैठा। वो इसे बेड पर डाले मुकम्मल अजनबी बना हुक्म दे रहा था। हाथ इसके खो चुका था। हानिया जो पूरे रास्ते ही बंदी आई थी, एक झटके से टेर पर टायर खर्राई थी। शट अप, जस्ट शट अप, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय सुकून के, जो तुम्हारे होते हुए मुमकिन नहीं। वो पूरी कुआ से चिल्लाई थी। इसे बहुत रोना आ रहा था और वो इसे बेहिस इंसान के सामने खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। शावेज़ का दिल तो क्या थप्पड़ दो थप्पड़ रसीद करे, मगर कुछ सोचा कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो कितनी देर तक रोती रही थी।